अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्से जुनून और इस नावल को लिखा है ज़ोया अली शान ने। ठीक है जी, चलें आगे देखते हैं कि इस नावल में क्या होता है। थप्पड़ मारकर सजा तो दे चुके हैं, लहजे में शिकवा था। सॉरी, माफ़ कर दो प्लीज़। मीर कभी तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, मगर मेरा तुमने जो लफ्ज़ बोला वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मुझसे ज़ब्त नहीं हो सका। तुमने इतना गंदे अल्फाज बोलकर मुझे बदहवास कर दिया था। वह शर्मिंदा होते हुए उसकी जानिब देखकर बोल रहा था। तुम एक काम करो, तुम मुझे थप्पड़ मार लो, उसका हाथ उठाकर अपने चेहरे की जानिब करते हुए बोल रहा था। मीर, क्या हो गया आपको? अल्लाह ना करे कि मैं कभी ऐसी बदतमीज़ी आपसे करूं। कोई बात नहीं। आप कहते हैं कि मुझ पर आपका हक है, तो कोई बात नहीं। अगर आपने हक से मुझे थप्पड़ मार दिया। शमीर के गाल पर प्यार से हाथ रखकर मोहब्बत की शिद्दत से भरी हुई आंखों से देखकर बोल रही थी। मीर की जान, तुम्हारी यही मासूमियत पर ही मीर मरता है और तुम्हारी इसी मासूमियत से ही मीर डरता है। मत रहो मेरी जान इतनी मासूम कि कल को मीर को कुछ हो जाए तो तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सको। ज़माने के साथ चलना सीखो। मोहब्बत के दायरे में कसते हुए उसे अपने सीने से लगाकर ठंडी आह भरी। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। ऐसे दोबारा मत बोलिएगा। मोहब्बत भरी नज़रों से देख कर वापस सीने से लग गई। वो तड़प गई थी मीर की इस बात से। मेरी जान, यही हकीकत है। जिस तरह की मैं जॉब करता हूँ, मौत हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहती है। ऐसे में मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी इतनी मजबूत हो कि वो अपनी हिफाजत कर सके। बाहों के घेरे में लिए हुए सर पर लब रखकर प्यार से चूमते हुए बोला, मुझे नहीं बनना मजबूत, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अल्लाह आपको हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। ऐसी गंदी बातें मत करें मेरे साथ। इससे तो अच्छा है कि आप मेरे मुंह पर और थप्पड़ मार लें। वो डर गई थी मीर की ऐसी बातों से। मीर ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करेगा। तो तुम भी ऐसी बात कभी दोबारा मत करना। तुम मीर की हो और हमेशा रहोगी। हम दोनों को सिर्फ जिंदगी की डोर टूट कर ही अलग कर सकती है। जीते जी हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मेरा ये बात ज़हन नशीं कर लो। मोहब्बत की पनाहों में लिए हुए खड़ा था। क्या कर रही हो? शाहजेब ने फ़ोन पर हुम्मा से कहा था, जो इस वक्त बैठी हुई मरीजों की कतार को चेक कर रही थी। लूडो खेल रही हूँ मरीजों के साथ, आहिस्ता से सरगोशी करते हुए फ़ोन पर जवाब दिया। अच्छा, मरीजों के साथ बैठी हुई लूडो खेल रही हो? ज़रा हम गरीबों का भी ख्याल कर लो। कुछ देर हमारे पास भी तशरीफ़ लेकर आए। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, शरारती होकर बोला था। मेरे मरीजों को मेरी बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे आपकी नई नई गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कुछ देर के लिए अपनी सीट से उठकर साइड पर आकर खड़ी शाहजेब से बात करने लगी थी। उसे शाहजेब के तरसे हुए अंदाज पर हंसी आ रही थी। जनाब, हम भी आपके मरीज़ हैं। फ़र्क इतना है कि बाकी मरीज़ों का इलाज सारे डॉक्टर्स कर सकते हैं, जबकि इस मरीज़ इश्क का इलाज सिर्फ आप कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके लंच ब्रेक पर मुझसे आकर मिल लीजिएगा। सुबह से आपका दीदार नहीं हुआ। मरीज़ इश्क तड़प रहा है। हाय अल्लाह, शाहजेब आपको डॉक्टर नहीं कसम से शायर होना चाहिए था। वो अपने होंठों पर हाथ रखते हुए बमुश्किल अपने कहने वाली बात पर हंसी को रोक रही थी। मेरी हालत के मज़े बाद में ले लेना। पहले जालिम बीवी, आ जाओ थोड़ी देर के लिए। लंच ब्रेक है, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह भी जालिम लड़की मुझे सोता हुआ छोड़कर चली गई थी। रात को शाहजेब हुमा को अक्सर अपने कैंप में ले जाता था, मगर आज सुबह शाहजेब बहुत गहरी नींद में सो रहा था। रात को उसके सर में बहुत दर्द था, इसलिए हुमा उसे पुरसकून सोया हुआ देख बिना उठाए ही अपनी ड्यूटी पर आ गई थी। शाहजेब और हुमा की अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगी थी, इसलिए उनकी मुलाकात काफ़ी कम हो रही थी। डॉक्टर्स के 5 ग्रुप बनाए गए थे। 2 ग्रुप गांव के एक तरफ थे और 3 दूसरी जानिब थे। जहां पर मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अच्छा मेडिकल निज़ाम न होने की वजह से लोग अलग अलग बीमारियों में मुब्तला थे। गरीब गुरबा लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, इसीलिए यहाँ पर कैंप लगाया गया था। गांव के एक तरफ आबादी थोड़ी कम थी, तो इस तरफ डॉक्टर ग्रुप के 2 ग्रुप भेजे गए थे, जबकि दूसरी तरफ आबादी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर्स के 3 ग्रुप उस तरफ भेजे गए थे, जिनके रहने का इंतजाम भी गांव के दोनों अलग अलग साइडों पर किया गया था। शाहजेब और हुमा एक साथ आकर भी ज़्यादा टाइम एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए शाहजेब उसे लंच पर बुला रहा था। 10 मिनट तक आप मुझे लेने आ जाइए, मेरे प्यारे आशिक शोहर हंसते हुए बोली थी। हाय डॉक्टर साहिबा, आशिक तो बना दिया है आपकी मोहब्बत ने हमें।
गहरे सांस लेते हुए बोला था, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। बस करें डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज ने आपको यूं आशिकों की तरह सॉन्ग गाते हुए सुन लिया तो उनका तो मर ही हो जाना है। कुछ देर इसी तरह बातें करके दोनों हंसते रहे और फिर फोन बंद कर चुके थे। मीरब, मीरब, गहरी नींद में बमुश्किल मीरब ने कहा था, कि बच्ची उठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए नहीं लाया, उठो मेरे साथ नाश्ता करो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मेरे जाने के बाद फिर सो जाना। ऊपर से कंबल को खींचते हुए जबरदस्ती बाजू से पकड़कर उठाकर बिठा दिया था। शक क्या है, रात को आप सोने नहीं देते, कौन सी मीटिंग है आपकी सुबह सुबह? वो बच्चों की तरह मुंह के दाविये बनाते हुए अपनी नींद खराब होने का ढिंडोरा रो रही थी। हाँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए नहीं लाया, शाह की जान उसकी गोद में सर रखते हुए लेट गया। उसकी गर्दन में हाथ डालकर थोड़ा सा अपने सर को ऊपर उठा लिया, उसकी पंखड़ियों से लबों का मिलाप करवा कर आँख को विंक करते हुए वापस गोद में सर रख लिया। शाह आप बहुत तंग करने लगे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है, सारी रात आपने मुझे सोने नहीं दिया और अब सुबह सुबह ज़बरदस्ती उठाकर बिठा दिया। आपको मुझ पर तरस नहीं आता? वो नींद की शिद्दत से रो देने वाली हो रही थी। शाह की जान, शाह भी तो सारी रात नहीं सोया, मैं तो नहीं रो रहा। वो उसकी हालत को देखकर मुस्कुरा दिया था, उसके हाथों को पकड़कर भारी भारी लबों से लगाकर उसकी आंखों में देखकर बोल रहा था। वो मुंह सुजाकर बैठी हुई थी। शक्ल सीधी करो, जा रहा हूँ, मुझे 4-5 घंटे लग जाएंगे, अच्छी तरह अपनी नींद पूरी कर लेना। होठों पर अपना अंगूठा रब करते हुए मोहब्बत बरसाती नज़रों से देख रहा था। अभी उठो और मेरे साथ नाश्ता करो। शाह मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, शाह मुझे भूख नहीं है। मीरब, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं करता, ड्रामे मत करो और उठ जाओ, थोड़ा सा नाश्ता कर लो, उसके बाद सो जाना। शाह बहुत जालिम है, आपको बस हर काम अपनी मर्जी से चाहिए, आपका सोने को दिल न करे तो मुझे भी सोने नहीं देते, फिर ज़बरदस्ती सुबह सुबह उठाकर बिठा देते हैं। किसी गरीब को भूख ना हो तो ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। वो बुड़ बुड़ करती शाह के सर को अपनी गोद से निकालकर बेड पर रखते हुए बेड से उठ खड़ी हुई थी। जूते पहनकर धन धन करती हुई पाँव पटक पटक कर वॉशरूम में जाकर बंद हो गई, जबकि शाह बेड पर पड़ा हुआ हंसकर उसकी नींद से बेहाली वाली हालत देख कर महसूस हो रहा था। आई हेट यू बाबा, आई हेट यू, मैं बहुत नफरत करती हूँ आपसे। मैं क्यों हूँ आपकी औलाद? मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको बाबा भी कहूँ। आज आपकी वजह से मैं बेगुनाह सज़ा भुगत रही हूँ। पता नहीं ये शख्स मेरे साथ क्या करेगा। शिफाई कोने में बैठी हुई सब सोचकर रो रही थी। भारी कदमों की आवाज़ पर वो खुद में ही सिमट कर डरी डरी नज़रों से दरवाजे की सिमत देखने लगी। लड़की उठकर खाना खाओ। शामिर खाने की ट्रे मुजरमों की तरह उसके आगे फर्श पर धकेलते हुए बोल रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दें, कांपते हुए लबों से लफ्ज़ों को तोड़ते हुए बोली। चुप करके खाना खाओ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया मैं। जितनी सज़ा की तुम मुस्तहिक हो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम मुझसे ये उम्मीद लगाए बैठी हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। इतना बेवकूफ़ लगता हूं तुम्हें, या तुम्हारे बाप ने ऐसे कोई आला कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारी मासूम शक्ल पर तरस खाकर तुम्हें छोड़ दूं? उसके पास एड़ियों के बल बैठकर खूंखार नजरों से देखते हुए धाड़ते हुए बोला था। उसकी आवाज़ की दहशत से वो खुद में ही डर कर सिमट गई थी। नफ़ी में सर को हिलाकर पता नहीं क्या कहना चाह रही थी। शायद ये कह रही थी कि वो अब जाने का नाम नहीं लेगी। मीर कौन है ये लड़की? वो हैरानी से शिफा को देखते हुए मीर से मुखातिब थी। मीरा की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा था। पाँव में चोट की वजह से बामुश्किल दरवाजे की दहलीज को पकड़कर खड़ी थी। वो शामिर के गुस्से से भरी ऊंची आवाज़ को सुनकर ही नींद से जागी थी। मीरा, मेरी जान, तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारे पाँव में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है तुम्हारी लापरवाही की वजह से। शामिर उसे यूं बामुश्किल खड़े देखकर तेज कदमों से उसके पास जाकर बोला था। मिहिर, मैंने पूछा ये लड़की कौन और यहाँ क्या कर रही है और ये रो क्यों रही है? मिरा शामिर की बात को नज़रअंदाज करते हुए एक साथ बहुत से सवाल कर गई। मिरा, ये जो कोई भी है तुम इसको छोड़ो और चलो मेरे साथ। मिरा को ज़बरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया। वो उसको रूम में कैच कर रहा था। मीर, प्लीज़ मुझे बताएं कि कौन है? वो मीर के गले में बाहें डाले उसके चेहरे की जानिब देख रही थी। वो अपने रूम में दाखिल हुआ, इससे बड़ी नरमी से लाकर बेड पर बिठा दिया। उसके पैर को गौर से देख रहा था, जहाँ पर अब भी काफ़ी इन्फेक्शन था उस जरासीम से भरे चूहे के काटने की वजह से। हालांकि शामिर उसे रेगुलर मेडिसिन और ट्रीटमेंट दे रहा था। आप मेरी बात इग्नोर नहीं कर सकते, मुझे बताएं वो लड़की कौन है? अब की बार मेरा थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली। मेरा, वैसे तो तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये लड़की अपनी सज़ा के तहत हमारे घर में है। पाँव की ड्रेसिंग करते हुए नॉर्मल से अंदाज में
बता रहा था। कैसी सज़ा? वो किस तरह से लड़की रो रही थी। मासूम सी बच्ची है वो मुझसे भी कहीं छोटी है। आप उसे क्यों सज़ा दे रहे हैं? उसने ऐसा क्या किया है? सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछ रही थी। मेरा तो मेरे मामला से दूर हो। जान, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। खामोश करा देने वाले अंदाज से बोलकर फिर से ड्रेसिंग करने लगा था। मीर, आप बदल गए हैं। आप के ये राज मुझे समझ नहीं आते। आप चाहें तो मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, मगर मुझे इस बात का जवाब चाहिए। वो लड़की कौन है और हमारे घर पर क्या कर रही है? आप क्या करने वाले हैं उसके साथ? वो जिद्दी अंदाज में बोल रही थी। आज के बाद अगर मुझसे ये कहा ना कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ, तो मेरा मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। शर्मिंदा हूँ मैं अपनी इस गलती के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें थप्पड़ मारकर मुझे बहुत खुशी हासिल हुई थी? और रही उस लड़की की बात, उसे सजा के लिए यहाँ लेकर आया हो। तुम चाहो तो उसे अपनी नौकरानी बनाकर अपनी खिदमत करवा सकती हो। पूरे घर का उससे काम करवाया करो। वो मीरा के पास बैठते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को मोहब्बत भरी नज़रों से निहारते हुए बोला था। वो इतनी प्यारी मासूम सी बच्ची, और मैं क्यों उसको अपनी नौकरानी बनाऊं और उससे अपनी खिदमतें करवाऊं? वो हैरानगी से बोल रही थी। वो बच्ची है और तुम दादी अम्मा हो। तुम तो खुद अभी तक बच्ची हो। पागल लड़की। वो उसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। मीर, आप उसे छोड़ कर आए। उसके घर वो कितना रो रही थी। प्लीज़ मीर। वो मीर के सख्त बियर्ड वाले गालों पर हाथ रखते हुए मिन्नत गो अंदाज से बोल रही थी। उसके बाप ने तुम्हारी मासूमियत को देखा। तुम पर तरस नहीं खाया ना? तो मुझे भी उस लड़की पर ज़रा बराबर भी तरस नहीं आ रहा। मतलब कौन है उसका बाप? वो तलाशी नज़रों से देखते हुए पूछ रही थी। ये उसी कुत्ते सलार सहगल की बेटी है जिसने मेरी मासूम बीवी को, वो कहते हुए जबड़े भींच कर चुप कर गया। ये उसकी बेटी है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो तो इतना घटिया और दरिंदा सिफ्त इंसान है। मगर मीर, ये बहुत मासूम है। उसकी आंखों में आपने डर देखा था? उसकी आंखों में वही डर था मीर जो उस गंदे शख्स को देखकर मेरी आंखों में होता था। मेरा मीर किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। वो उस लड़की की हमदर्दी में अपने नरम दिल के हाथों मजबूर होकर रोने लगी थी। कर सकता है, तुम्हारा मीर भी सब कुछ कर सकता है। मैं उस शख्स को कभी माफ़ नहीं कर सकता जिसने मेरी मासूम मोहब्बत को रोंदने की जुर्रत की थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी किसी औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। हमेशा मैं औरतों की इज्जत के लिए लड़ता रहा, और मैं अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। ये बात मुझे जीने नहीं देगी। इसलिए तुम इस लड़की की हमदर्दी में मत बोलो। लहजा तल्ख होने लगा था और माथे पर गुस्से से नसें उभर आई थी। वो झटके से उठकर रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। नहीं मीर, नहीं, कभी नहीं। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और मासूम के साथ कभी नहीं होने दूंगी। और मेरा मीर ऐसा नहीं कर सकता। मैं कभी आपको इस तरह के गुनाह की दलदल में नहीं धंसने दूंगी। वो फैसला कुन अंदाज से सोच रही थी। शफा पहली नज़र में ही ये समझ चुकी थी कि ये लड़की उस शख्स के लिए बहुत अहमियत रखती है। वो जो देखने में इतना खड़ूस और सख्त लग रहा था, वो अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था। दोनों की आपसी 2 सेकंड की मुलाकात से ही वो समझ चुकी थी कि ये शख्स अपनी बीवी पर जान छिड़कता है। कैसे वो उसके पाँव में जख्म देखकर तड़प कर उसके पास जाकर उसे गोद में उठाकर ले गया था। वो मुसलसल उसी लड़की के बारे में सोचे जा रही थी जो शक्ल से ही बेहद हमदर्द लग रही थी। क्या वो मेरी मदद करेगी? क्या वो यहाँ से जाने के लिए अपने शौहर को मना लेगी? क्या मैं कभी अपने भाई और मामा से मिल सकूंगी? सारे सवाल उसके दिमाग में कोहराम मचाए हुए थे। उसकी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होने वाला था, उसे कुछ नहीं पता था। वो खाली नज़रों से बैठी हुई सामने पड़ी खाने वाली डिश को देख रही थी। उसे बहुत भूख लग रही थी। इंसान जितनी बड़ी मुश्किल में हो, चाहे सूली पर क्यों न लटका हो, भूख तो आखिर भूख है। डिश को अपनी जानिब खींचे हुए हड़बड़ाए हुए अंदाज से खाना खा रही थी जब रूम का दरवाज़ा आहिस्ता से किसी ने खोला था। शिफा ने नवाला मुंह के सामने रोकते हुए रूम के दरवाजे की जानिब देखा जब मिरहा लड़खड़ाते हुए छोटे छोटे कदम भरते हुए रूम के अंदर दाखिल हुई। खाना खाओ प्लीज़, खाना खाओ। खाओ खाओ प्लीज़, खाना खाओ। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, परेशान मत हो। उसका घबराया हुआ चेहरा देख कर मेरहा ने हाथ के इशारे से उसे रिलैक्स रहने को कहा। उठकर बेड पर बैठकर खाना खाएं। उसे ज़मीन पर बैठे हुए खाना खाते देख मिरहा ने उसे कहा था, प्लीज़ आप मेरी यहाँ से जाने में मदद कर दें। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो खुद अपने बाप से बहुत नफरत करती हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब अपने मामू के पास जाकर रहने लगी थी। अपने बाप की अयाश फितरत से वाकिफ़ होकर अपना घर होते हुए भी मैं घर से दूर रही। वो खाना छोड़कर भागकर मिरहा के करीब आई और मिरहा के दोनों हाथ पकड़ते हुए इल्तिजाई नज़रों से देख कर अपनी कहानी खुद ही बता रही थी। परेशान नहीं हो। आपका नाम क्या है? मिरहा उसे के आंसू साफ करते हुए उसे अपने साथ लगाकर चुप करवा रही थी। शिफा। वो थोड़ी सी हमदर्दी पाते ही बेख्तियार होने लगी। शामिर जब गुस्से से रूम से निकला तो वो शायद घर से चला गया था। शिफा ने घर में देखा तो उसे शामिर कहीं नज़र नहीं आया।
تو وہ اس لڑکی کے روم میں آ گئی۔ اس کا معصوم چہرہ مرحا کی آنکھوں کے سامنے سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ شامیر نے جب اسے اپنی گود میں اٹھایا تو مرحا نے بڑی چالاکی سے 2 انگلیاں اس کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے روم کی چابی نکال لی تھی۔ دیکھو شفا، تم پریشان نہیں ہو اور یہاں بیٹھو، تم مجھے اپنی بڑی بہن ہی سمجھو اور آرام سے کھانا کھاؤ۔ میں تم سے یہ وعدہ تو نہیں کر سکتی کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو یا نہیں، یا کب جاؤ گی، مگر میں تم سے ایک وعدہ ضرور کر سکتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے تھوڑی دوری پر کھانے کی ڈش کو جھک کر بڑی مشکل سے مرحا نے اٹھایا تھا۔ پاؤں میں درد کی وجہ سے اسے جھکا نہیں جا رہا تھا۔ ڈش کو بیڈ پر رکھتے ہوئے اس لڑکی کو کھانے کا بول رہی تھی۔ تمہارے باپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ ساتھ میرے میر نے بھی بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ شفا، تمہارا باپ بہت گندا انسان ہے، تم نہیں جانتی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ مرحا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ مرحا نے بچپن سے جوانی تک کے سارے پس منظر کو اپنی زبان سے شفا کو سنایا تھا۔ شفا شرم سے مر رہی تھی اپنے باپ کی کرتوتیں سن کر۔ وہ حیران تھی کہ وہ اس شخص کو جتنا گندا سمجھتی تھی وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ گندا اور غلیظ تھا۔ مرحا کی زبان سے اسے کی روح کو چھلنی کر دینے والی کہانی سن کر شفا روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ آپ ہی آپ کے شوہر میرے ساتھ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، میں اسی سزا کے مستحق ہوں۔ بے شک میری کوئی غلطی نہیں، مگر وہ میرا باپ ہے، میں اس بات کو نہیں جھٹلا سکتی۔ اپنے شوہر کو کہیں جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں وہ مجھے دے سکتے ہیں۔ مرحا کی روح پر اتنے زخم لگے سن کر سر خم کیے اپنی سزا کو تسلیم کرتے ہوئے بولی تھی، پاگل ہو گئی ہو، میں نے تمہیں یہ سب اس لیے نہیں بتایا اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کچھ غلط ہونے دوں گی۔ میں نے تمہیں میر کے درد کی وجہ بتائی ہے۔ میرا میر ایسا نہیں ہے جو کسی عورت کے ساتھ غلط کرے، وہ کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اس وقت اس کے دماغ پر جتنا غصہ حاوی ہے وہ میری بات بھی نہیں سنے گا، مگر تم میرے میر کے بارے میں کچھ بھی غلط مت سوچو اور یہاں پر تم آرام سے رہ سکتی ہو۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ میر جب سے تمہیں یہاں پر لائے ہیں مجھے نہیں پتا تم کب آئی ہو، مگر میرا دل بنا پوچھے اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی وہ کبھی کرے گا۔ وہ یہ سب کچھ اپنی غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تم کھانا کھاؤ اور فریش ہو کر آرام سے کچھ دیر سو جاؤ، میں تمہیں کپڑے دیتی ہوں۔ مرحا اسے تسلی دے کر آہستہ آہستہ دیوار کا سہارا لے کر اپنے کمرے میں آئی اور وہاں سے اپنے 2-3 ڈریس نکال کر شفا والے روم میں واپس آ گئی۔ تم فی الحال یہ کپڑے رکھ لو، پھر میں تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام کر دوں گی۔ اسے کپڑے تھماتے ہوئے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے ہوئے روم سے جا چکی تھی۔ اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ کیوں کیا ایسا، جو اپنے ساتھ اتنا کچھ غلط ہونے کے باوجود آپ کی بیٹی کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے سسکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ وہ دلہن کے جوڑے میں اپنے سائیں کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بیڈ اس کے لیے نیا نہیں تھا اور نہ ہی سائیں، مگر جو آج جذبات تھے وہ بالکل مختلف تھے۔ آج وہ پوری عزت کے ساتھ اپنے بڑوں کی دعائیں لے کر پورے حق کے ایک روم میں بیٹھی تھی۔ بڑی سادگی سے بیا کی رخصتی ہوئی تھی، صرف اس کے ننیال والوں کو ہی بلوایا گیا تھا۔ چودھری صاحب کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، ایک بھائی تھا جو بہت پہلے دنیا سے چلا گیا، اس لیے صرف گھر کے افراد اور بیا کے ننیال والوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریب میں بیا کو رخصت کر کے دلہن کے جوڑے میں اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل میں ہزاروں جذبات لیے اپنے سائیں کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ انتظار کے بعد روم کا دروازہ کھلا، دروازے سے آتے جانے مانے پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کرتے بنا پلکیں اٹھائے وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کا سائیں ہے۔ اس خوشبو کو اب تک اس نے کئی بار بہت نزدیک سے محسوس کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ پاس بیٹھتے سر جھکاتے ہوئے بیا کو دیکھ معنی خیز انداز سے مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بڑے ادب سے گھونگھٹ کے اندر سے سلام کا جواب دیا گیا۔ سائیں کی جان شرما رہی ہے۔ مسکراتے لبوں سے اپنی کوہنی کو میٹر پر ٹکائے ہوئے لیٹ گیا۔ تو آج جواب بھی نہیں دو گی؟ جواب نہ آنے پر سائیں نے دانتوں تلے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دبا کر چھوڑتے ہوئے سوال کیا، شاباش، تو ایسے ہی شرماتی رہ اور دیکھ میں تیری جان کیسے مشکل کرتا ہوں۔ گھونگھٹ کو نرمی سے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پیچھے کی جانب فولڈ کر دیا۔ ہائے قربان جاؤں، میرا مکھن لگ تو قیامت رہی ہے۔ اس کے سجے سنورے کمسن سراپے کو گہری نظروں سے دیکھا، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا گہری نظروں سے دیکھ کر دلکش انداز سے مسکرایا تھا۔ اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر انگلی سے اس کے چہرے کے اوپر کیا۔ ماشاءاللہ، بے اختیار سائیں کے لبوں سے نکلا تھا۔ اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب، دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے۔ اس کی گال پر گہرے کالے تل پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ دلہن بننے ہوئے اس کے سراپے کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے وہ بے قابو سا ہو رہا تھا۔
सिल्वर कलर की मैक्सी जिस पर रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। दुपट्टे और मैक्सी पर बहुत नफीस सिल्वर नक्शे और मोतियों से जुड़ा काम जोड़े की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। सिल्वर मैचिंग ज्वेलरी उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। बारीक सी पंखड़ियों पर गहरी रेड लिपस्टिक चौधरी के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। वो पलकें झुकाए हुए बैठी थी और उसके नाक में पहनी हुई नोज पिन वाली बाली पंखड़ियों से टकराकर साईं को बहका रही थी। ठोड़ी पर हाथ रखते हुए उसका चेहरा ऊपर किया और बिया ने पलकें उठाकर साईं के खुमारियों में डूबे हुए चेहरे को देखा और वापस पलकें झुका ली। जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाल कर खोली थी। खूबसूरत सी रिंग को निकाल कर उसके हाथ को नरमी से पकड़कर लबों से लगा लिया। रिंग पहनाकर उसके मुस्कुराते चेहरे की जानिब देखा। रिंग पहनी हुई उंगली पर लब रखकर चूम लिया। वो शर्मा गई थी। बिया ना कर, कसम से इतना शर्माएगी तो तेरी जान को बड़ी मुश्किल कर दूंगा। उसकी गाल पर हाथ रखते हुए बेख्तियार उस पर झुक गया। नाजुक सी पंखड़ियों पर लब रखते हुए अंदाज शिद्दत से उनको कैद मिले गया। इन होंठों से नमी चूसते हुए सांसों को कड़ा इम्तिहान दे रहा था। उसके नाजुक से वजूद पर गिरकर उसके ऊपर ही विराजमान हो चुका था। उसके होंठों की नमी का जाम पीकर तो वो पहले से ज्यादा बहक चुका था। खुमारी से भरी हुई आंखों से देख कर मुस्कुरा दिया। आहिस्ता आहिस्ता पिन्नों से आज़ाद करके उसके दुपट्टे को उतार कर साइड पर रख दिया। ज्वेलरी से आज़ादी दिलाते हुए उसके सिरापे को निहार गहरी नजरों से देख दिल फरेब अंदाज से मुस्कुरा रहा था। वो शर्मा कर करवट बदल कर चेहरा तकिए में छुपा गई। हाय बिया, मेरी जान, क्यों मेरे मुंह तोड़ जज्बातों का इम्तिहान ले रही हो? उसके बाल हटाकर वह गले पर अपने लब रख दिए। लबों को चूमते हुए दांतों की चुभन दी। वो सिसक उठी थी। उसकी मैक्सी पर लगी जिप को दांतों में दबाकर नीचे की जानिब ले जाते हुए पूरी खोल चुका था। उसकी खूबसूरत दुधिया रंगत वाली कमर उसके सामने थी। वो बेकाबू होता वहां पर भी अपने लब रख चुका था। वह तकिए को अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर लम्सों की शिद्दत से तड़प सी गई थी। साईं क्या कह रहे हैं? प्लीज छोड़ो मुझे। अचानक इसके इस अमल पर वो तड़प उठी थी। साईं ने कमर पर लम्स छोड़ते हुए जब उसकी नाजुक सी कमर पर अपने दांत गाड़े तो वो बिलबिला उठी थी। उसके हिसार से खुद को आज़ाद कराने की एक नाकाम सी कोशिश की। उसके कंधे पर हाथ रखकर करवट सीधी करके उसके ऊपर लेट गया और वो उस पर पूरे हक से विराजमान होकर उसकी कोशिश को नाकाम बना चुका था। साईं ऐसा ही है और ऐसे ही है साईं की मोहब्बत। तड़पने की ज़रूरत नहीं है। साईं की जान मोहब्बत की है तो साईं को बर्दाश्त करना भी सीखो। हर बार यूं मेरे पहले लम्स पर मर मत जाया करो। जज्बातों से चूर गंभीर आवाज में बोलता हुआ उसकी गर्दन पर झुक गया। वो हाथ पांव भी नहीं हिला पा रही थी। साईं ने इतनी सख्ती से उसके हाथ उसकी नाजुक उंगलियों में जकड़े हुए थे। टांगों को अपनी टांगों की लपेट में लेकर पिन कर रखा था। उसके फरार होने का कोई रास्ता न था। बेतहाशा लम्स मिलकर गर्दन पर आग लगाए हुए थे। गर्दन से नीचे वो एक झटके से आया था। दिल वाले मकाम पर लब रखकर चूमते हुए उसकी जान निकाल रहा था। साईं की होंठ अंगारों की तरह अपने मुंह तोड़ जज्बातों से सुलग रहे थे। कमरे में उसकी सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी और साईं को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बिया को मजबूती से पकड़े हुए उसी पोजीशन में झटके से अपने ऊपर ले आया। उसके सिल्की बालों में चेहरा छुपाए गर्दन को चूमते हुए लब वापस दिल वाले मकाम पर लाकर रख दिया। धड़कनों को होंठों पर महसूस करते हुए वो मदहोश सा हो गया। बिया की जान निकालने पर तुला हुआ था। बिया की सिसकियां रूम में तेज होने लगी थीं। साईं अपनी तेज सांसों से मत होश बेहोश हुआ और बिया के वजूद पर अपनी मदहोश हुआ बिया के वजूद पर अपनी मदहोशियाँ लुटा रहा था। साईं की शिद्दतों में इजाफा हुआ। बिया ने तड़प कर साईं के कांधे में नाखन घोंप दिए। साईं के लब मुस्कुराए थे। इतना था तो इस नाजुक जान का हक था। जितनी शिद्दत से उसके नाजुक वजूद को अपने मजबूत वजूद की सख्तियाँ दिए शिद्दतों से तोड़ रहा था। मैं तो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं था, मगर तुमने क्या किया? अपनी बेटी को जल्लाद के हाथों में जानबूझकर दे दिया और सर पकड़े हुए बैठा रो रहा था। ना तो वो शख्स जल्लाद है और ना ही बेगैरत। इतनी परख है मुझे एक मर्द की। तुम्हारे साथ इतने साल गुजारे हैं, इसलिए इस बाकिरदार शख्स की नज़र पहचान सकती हूँ। तंज बरसाती हुई नज़रों से देखते हुए बोल रही थी। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो बहुत बाकिरदार है, मगर जो कुछ मैंने उसकी बीवी के साथ किया वो नोच खाएगा हमारी बेटी को। आज उस घटिया शख्स के अंदर का बाप तड़प तड़प कर रो रहा था। जो कुछ तुमने उसकी बीवी के साथ किया सलार सैगल, असूल तो यही है कि तुम्हारी बेटी के साथ भी वही सलूक हो, मगर वो शख्स कभी ऐसा नहीं कर सकता। सारी दुनिया तुम्हारे जैसी दरिंदा सिफ्त नहीं है। इस दुनिया में आज भी एसीपी शामिर मलिक जैसे नेक लोग हैं।
تم جتنے مرضی مجھے تانے مار لو، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ کہنے کے قابل رہا نہیں۔ جتنے زندگی میں نے گناہ کیے ہیں ان سب کی سزا میرے رب نے مجھے ایک ہی بار میں دے دی ہے۔ جس بیٹے کی جوانی کو دیکھنے کا مجھے ارمان تھا، خدا نے وہ ارمان مجھ سے چھین لیا۔ ایک معذور بیٹا جو نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، اسے جب تک زندہ رہوں گا دیکھ دیکھ کر میں ہر روز مروں گا۔ ایک بیٹی جو بچپن سے مجھ سے نفرت کرتی تھی، یہاں تک کہ خود کی جان لینی چاہیے، جس ڈر سے میں نے اسے اپنے گھر سے دور کر دیا مگر خود سیدھے راستے پر نہیں آیا، آج وہ بیٹی میرے گناہوں کی سزا لے رہی ہے۔ اس سے بڑی سزا میرے لیے اور کیا ہوگی؟ مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ تم اس شخص کے قدموں میں گر کر بچا لو ہماری بیٹی کو۔ وہ اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ بچا ہی تو لیا ہے اپنی بیٹی کو، مطلب سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تم نے کتنے گناہ کیے ہیں تمہیں تو خود پتہ نہیں، کتنے دشمن پال رکھے ہیں تم نے۔ کل کو کوئی اور تم جیسا درندہ تم سے بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی کو نوچ نہ کھائے، اسی ڈر سے میں نے اپنی بیٹی کو ایک باحفاظت ہاتھ میں سونپ دیا ہے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ شخص ہماری بیٹی کو تحفظ دے گا؟ پاگل عورت، وہ اسے میرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے لے کر گیا ہے۔ کیا سزا دے گا؟ نہ تو وہ ایسا شخص ایسا لگ رہا تھا جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہو تمہاری طرح، اور نہ تو وہ ایسا شخص لگ رہا تھا جو تمہاری طرح درندگی والی نیت لے کر کسی عورت کے جسم کو نوچ سکے، اور نہ ہی وہ بے رحم لگ رہا تھا جو میری بیٹی کو کھانا نہ دے۔ تو پھر میری بیٹی کو اس شخص کے ہاتھوں کوئی ڈر نہیں ہے، اتنا میں جانتی ہوں۔ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ ہماری بیٹی کو کبھی ہم سے ملنے نہیں دے گا۔ اس کے بدلے میں نے تمہاری جان بچائی ہے تاکہ تم اس کے ہاتھوں آسان موت مر کے اتنی آسانی سے گناہوں سے آزاد نہ ہو سکو۔ تمہیں تو ابھی ہمارے اس معذور بیٹے کو دیکھنا ہے ساری زندگی، اور رونا ہے، جس کی معذوری کی وجہ بھی تم ہو۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر اپنے بیٹے کو لیٹے ہوئے دیکھ اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، جو کبھی اپنے سامنے کھڑے ہوئے وکیل کو بولنے کا موقع تک نہیں دیتا تھا، وہ شرم سے نظر جھکائے کھڑا تھا۔ آج سالار سیکل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، آج اسے اپنے وجود پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ شہزیب، ہر چیز کو ہمیشہ فائدے اور نقصان کے حساب سے نہیں سوچا جاتا، کبھی کچھ بنا غرض کے بنا فائدے کے بھی زندگی میں کرنا چاہیے۔ اور شہزیب کا ہاتھ تھامے ہوئے شہزیب کے ساتھ اس کے کیمپ میں لیٹی ہوئی پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یار، میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں تمہارے ان خوبصورت جذبات کی، مگر یار ہماری شادی کو بھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے۔ کل کو جب ہمارے خود کے بچے ہوں گے تو کیا ہم اس بچی کو وہ پیار دے سکیں گے جس کی وہ حقدار ہوگی؟ یہ ایک دو دن کا فیصلہ نہیں ہے، اس کو ساری زندگی ہمیں لے کر چلنا ہوگا۔ اسے اپنے سینے پر لٹائے سمجھانے والے انداز سے بول رہا تھا۔ شہزیب، کیوں نہیں؟ ہم اس بچی کے ساتھ انصاف کر سکیں گے۔ انسان گھر میں اگر کوئی جانور بھی پالتا ہے تو آپ کو اس سے بھی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اتنی پیاری خوبصورت بچی ہے، پھر ہم اس کو کیوں پیار اور انصاف نہیں دے سکیں گے؟ چھوٹے سے کاٹ میں پڑی ہوئی بچی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ بچی کیسی لڑکی کی تھی جس نے ایک ایسے لڑکے سے شادی کی جو کہ شرابی اور نشے کی دھت میں رہتا تھا۔ لڑکی اور لڑکے کا ماں باپ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی بہن بھائی۔ اس بچے کو پیدا کرتے وقت لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو گاؤں والوں نے یہی بتایا کہ یہ لڑکی کو ہمیشہ مارتا تھا اور نشے کا عادی، کئی راتوں گھر نہیں آتا تھا۔ وہ لڑکی جاتے ہوئے اپنا بچہ ڈاکٹر کو دیتے ہوئے یہ بول کر گئی تھی کہ اس کی بچی کو ظالم شخص کے حوالے نہ کرے، ورنہ یہ اس کو بیچ کر بھی نشہ کر لے گا۔ بچی بہت خوبصورت تھی، کیونکہ اس بچے کی ماں جو اتنی غربت میں بھی خوبصورتی کی مورت تھی، تو بیٹی بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ رات کو ڈاکٹر ہما اسے اپنے ساتھ کیمپ میں لے آئی، اب وہ اسی بچی کو گود لینے کی بات کر رہی تھی۔ پلیز شہزیب، دیکھیں نا کتنی پیاری بچی ہے، اس کا باپ شرابی ہے، ماں مر گئی، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ہما میری جان، میں سمجھ رہا ہوں، مجھے اس بچی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بس میں آنے والے وقت سے ڈرتا ہوں، کل کو اگر ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ شہزیب، ہم اس کے ساتھ انصاف کریں گے، یہ ہمارے ساتھ رہے گی تو ہم اس کے ماں باپ ہوں گے، ہم کیوں فرق کریں گے اس میں اور اپنی باقی اولادوں میں؟ ہما اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ شہزیب پلیز پلیز، مجھے یہ بچی گود لینی ہے، آپ میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ دے نا، میں زندگی میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ شہزیب کے ساتھ لیٹی ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے سر کو اٹھا کر التجا کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس ہما، دل سے اس بات کا عہد کر لو کہ اس بچی کے ساتھ ہم کبھی ناانصافی نہیں کریں گے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اس کو محبت دیں گے، اور اس کی جگہ ہماری اولاد بھی نہیں لے سکے گی، اور یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ فیصلہ کن انداز سے فیصلہ سناتے ہوئے اس نے نظر بھر کر پاس پڑے ہوئے چھوٹے سے کاٹ میں لیٹی ہوئی معصوم پری کی جانب دیکھا تھا۔
यूं बेफिक्र अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशी और इस गम से आज़ाद गहरी नींद की आगोश में सो रही थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शाहज़ेब के गाल पर लब रखकर चूमते हुए वो खुशी से पागल सी हो गई थी। तुम्हारी बात मानकर जितनी बड़ी तुम्हें खुशी दी है, ये बच्चों वाली लिपियाँ चुमियाँ देकर मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग वाली किस चाहिए मुझे। अपने होठों पर उंगली रखते हुए गहरी नजरों से देख और शौक अंदाज से मुस्कुरा दिया। डॉक्टर साहब शर्म करें, रिश्वत मांग रहे हैं। शर्माते हुए पीछे होने लगी थी। ये डॉक्टर रिश्वत नहीं लेता, जान लेता है। जो मैं अभी तुम्हारी लूंगा। वो कहते हुए दूर होती हुमा को खींचकर कमर की दोनों जानिब से उठाकर अपने पेट पर बिठा चुका था। शाहजेब प्लीज नहीं। शाहजेब के इरादे भांपते हुए नफी में सर को हिलाया। वो नन्ही परी के साथ कुछ टाइम गुजारना चाहती थी, मगर यहाँ तो डॉक्टर साहब की नीयत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। नहीं, क्या कहा तुमने? तुम्हें अपनी जहाँ खान पर तरस नहीं आता जालिम डॉक्टर। उसके सर पर हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने ऊपर झुकाते हुए बोला था। दिल की डॉक्टर होकर खान के दिल से खेलती हो, शर्म नहीं आती? सारा दिन मरीजों पर मोहब्बत बरसाती हो और अब रात को भी तुम्हें मुझसे दूर रहना है। खुमारी से देख लबों को उसकी पंखड़ियों से टकरा कर चूमते हुए बोला। इतनी मुश्किल से तुम्हारे डिपार्टमेंट से लेकर आया हूँ तुम्हें, अब तुम मुझे इनकार कर रही हो? बताओ। शाहजेब इनकार नहीं कर रही, मगर आज नहीं। आज क्यों नहीं? एनी रीज़न? आंखें दिखाते हुए बोला। आज मैं बहुत थक गई हूँ। आपको पता है मरीजों की कितनी लंबी लाइन थी। आप बहुत जालिम हैं। मैं इस वक्त आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। छोड़ दें प्लीज़। शर्म से लाल चेहरा लिए वो मुश्किल अल्फाजों को बोलती हुई उसके ऊपर से उठकर पीछे होने लगी थी। वो पीछे होते हुए खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं जालिम हूँ तो ठीक है, फिर चुपचाप डॉक्टर साहब मेरा जुल्म बर्दाश्त करो। जितनी मर्जी तुम थकी हुई हो। खान की जान बिस्तर पर, अपने खान को सुकून देना तुम पर फर्ज है। करवट लेकर इसी पोजीशन में उसके ऊपर आ गया। शाहजेब कसम से आप अपनी मोहब्बत के मामलों में आज भी जाहिल पठानों जैसे हैं। वो उंगली दिखाते हुए उसके लबों के लम्से से तड़प उठी थी। मैं तो जानता हूँ खानम, तुम्हें वाकिफ करवाना चाहता हूँ कि मुझे इनकार करके मेरे जज्बातों की लू को भड़काया मत करो। लबों पर रखते हुए नमी को पीते उसकी सांसों को पूरी तरह से रोक चुका था। हाथों को हाथों में मजबूती से पकड़े हुए ऊपर की जानिब पिन किए उस पर अपने भारी वजूद के साथ लम्सों की लू बरसा रहा था। इतने दिनों से आज़ादियाँ मारकर गांव की दूसरे कोने पर आराम से नींद के मज़े लूटती रही और अभी भी कह रही हो कि मैं जालिम हूँ। यही कहा ना? उसके कान की लू पर नरमी भरा लम्स छोड़ते हुए, सरगोशी करते हुए उसके पूरे वजूद में बिजली की लहरें सी दौड़ा गया। हुमा कुछ नहीं बोली। उसे कुछ बोलने दे ही कहाँ रहा था। उसके जालिम होठों के लम्स तो उसकी जान लेने पर तुले हुए थे। उसके टेप गले पर लब रखते हुए मदहोश सा होकर झुका हुआ था। उसके डीप गले पर अपने लब रखे हुए मदहोश सा होकर झुका हुआ था। बहुत तेज सांसों के साथ आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। उसकी उंगलियों में शाहजेब की सख्त उंगलियां थी, जिनको हुमा ने लम्सों के हिद्दत से जलते हुए सख्ती से दबा लिया था। डीप गले की स्लिट के बटनों पर हाथ रखते हुए उसकी जानिब देखकर दिलकश अंदाज से मुस्कुराते हुए शर्ट पर लगे तीनों बटन खोल चुका था। उसका खूबसूरत सरापा उसकी नज़रों के सामने था। पहले से ही बहका हुआ खान उसकी खूबसूरत जिस्म की रनाइयाँ को देख कर जैसे टूट ही पड़ा था। लब खुली स्लिट पर रखते हुए सीधा दिल वाले मकाम पर गए थे और उसके लम्स दिल पर महसूस करते हुए उसके मुंह से सिसकी उभरी थी, जिसे मजीद बढ़ाने के लिए वो अपने दांत की चुभन देते हुए सख्ती दिखा गया। इससे पहले कि वो पूरी तरह बहकता वो नन्ही परी रोने लगी थी, जिसकी आवाज़ से चौंक कर एक गैरतमंद पठान बाप की तरह पैरों की जानिब देख के रखे हुए कंबल को जल्दी से खींच कर अपने और हुमा के ऊपर ओढ़ लिया था। वो बच्चे इतनी छोटी थी जो अभी ना कुछ समझ सकती थी ना ही सोच सकती थी, मगर शाहजेब के लिए इस वक्त उसकी बेटी थी, जिससे उसे बहुत शर्म से महसूस हो रही थी। जाएं प्यारी मोरे, हमारी बेटी हमारे रोमांस के लिए खतरे की घंटी बनकर उठ चुकी है। तुम तो बहुत खुश हो। दांत बंद निकालो, तोड़ दूंगा। वो जो गुड़िया के जागने पर शाहजेब की हालत पर मुस्कुरा रही थी, इसके ऊपर से हटते हुए मसनूई गुस्सा दिखा रहा था। अपनी शर्ट के बटन बंद करते, कपड़े ठीक करके कंबल से निकलती हुई गुड़िया को गोद में उठाकर चुप करवाने लगी थी। आप उसको पकड़े, मैं एक फीडर बनाकर लाती हूँ। शाहजेब जो अपने कपड़े और आवाज़ ठीक करके उठकर बैठ गया था, उसकी गोद में गुड़िया को डालते हुए उठकर उसके लिए फीडर तैयार करने लगी थी। उस नन्ही सी परी को पहली बार अपने हाथों में उठाकर शाहजेब के दिल ने एक बहुत खूबसूरत एहसास को महसूस किया था। शायद वो यही वही एहसास था जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है। उसके मासूम से चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि थोड़ी थोड़ी दूर खड़ी हुमा जो उसके लिए दूध की बोतल बना रही थी, वो शाहजेब के चेहरे पर खुशी के रंगों को बखूबी देख रही थी। वो भी खुश थी कि शाहजेब ने इस प्यारी सी गुड़िया के वजूद को पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। एक ही रात में वो इतना बुलंद मर्तबा पा चुके थे माँ और बाप बनने का।
ये खुशी हर किसी के नसीब में नहीं आती। शाहज़ेब, आप सुबह सारे डॉक्यूमेंट साइन करके गाँव वालों के सामने ऐसे पूरी तरह से हमारी बेटी बना लेंगे ना? फीडर गुड़िया के मुंह में डालती हुई पूछ रही थी। बेटी तो ये हमारी बन चुकी है और उसने चार्ज भी संभाल लिया। वो मुस्कुराते हुए बोलकर हुमा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे भी अपने साथ लगाए हुए था। गोद में पड़ी इस खूबसूरत नन्ही सी जान को देख रहा था। चार्ज संभालने से शाहजेब का मतलब था कि कुछ देर पहले उसके रोमांस की ऐसी तैसी मारना। बेफिक्र हो जाओ, मैं सुबह सब देख लूंगा, तुम बस हमारी बेटी की परवरिश पर ध्यान दो। उसने आखिर वो बोल दिया जिसको सुनने के लिए वो कब से बेकरार थी। वो शाहजेब के मुंह से सुनना चाहती थी कि वो उनकी बेटी है। अब हुमा के लिए बेचैन दिल को सुकून आ गया था। वो नन्ही परी अपने माँ बाप से खूब खिदमतें करवा रही थी। कितनी देर वो छोटी छोटी आंखों को जगमगाए हुए खेलती रही। गुड़िया शाहजेब के सीने पर लेटी हुई थी और हुमा उसके बाजू पर सर रखे हुए सो चुकी थी, जबकि शाहजेब अल्लाह की इस रहमत को देखकर शुक्र अदा करने लगा। दोनों के माथे पर लब रखते हुए सोच रहा था कि ये दोनों मैडमों ने ऐसे ही रातों को इसे स्टैंड बनाकर सोना है। वो खुद सोच कर खुद ही मुस्कुरा दिया था। मिस माही? जी सर। माही न्यूज़ प्रोफेसर जी सर। माही न्यू प्रोफेसर की बात पर हैरान हुई थी कि उसने कैसे आज अपने लबों को जहमत दी कि वो माही का नाम पुकार सके। लेक्चर के दौरान अचानक से प्रोफेसर ने माही को मुखातिब किया था। जब माही ने खड़े होकर जी कहा था, उसे लगा कि अभी इसे की कोई बेइज्जती ही होने वाली होगी। माही, आप बता सकती हैं कि शिफा बहुत दिनों से क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रही? प्रोफेसर ने बहुत नॉर्मल से अंदाज के साथ व्हाइट बोर्ड पर सब्जेक्ट लिखते हुए पूछा था। नो सर, मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आ रही। मेरी काफ़ी दिनों से उससे बात नहीं हुई। माई को गुस्सा आ गया था इस बात पर कि इतने दिनों बाद वो कॉलेज में आई है और प्रोफेसर को यह हदायत तो नहीं हुई कि वो इसके बारे में पूछता। मगर मिस शफा पिछले 10-12 दिन से नहीं आई तो इसको फिक्र होने लगी थी। इसलिए उसने नहीं बताया था कि शफा की मामी से उसकी बात हुई थी, जिसने ये बताया था कि शफा की अचानक से इसके माँ बाप ने शादी कर दी है। ज़्यादा लंबा चौड़ा उसकी मुमानी ने बताने की जहमत नहीं की थी और ठक से फ़ोन बंद कर दिया और शफा का फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। ओके ठीक है, आप बैठ सकती हैं, उसे खड़ा देखकर प्रोफेसर ने बिना देखे ही कहा था। आखिर वो लड़की क्यों नहीं आ रही कॉलेज? क्या हुआ है उसकी ज़िंदगी में? प्रोफेसर व्हाइट बोर्ड पर लिखते हुए सोच रहा था। उसकी नज़र के सामने वो सारा मंजर आ रहा था जब वो उसके भाई का पूछने हॉस्पिटल पहुंचा और जिस तरह से वो अपने बाप से बोल रही थी जैसे कि उसको बहुत ही नाराज़गी हो अपने बाप से। उस लड़की की आंखों से अपने बाप के लिए नफरत छलकते उसने देखी थी। क्या हुआ होगा उसके बाद जो वो इतने दिनों से नहीं आ रही, या उसके भाई की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है? वो मुसलसल सोच रहा था। और क्यों सोच रहा था ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। एक अलग सा एहसास था जिसको प्रोफेसर कोई नाम नहीं लेना चाहता था। किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट के हवाले से सवाल पूछा तो वो ख्यालों को झटक कर स्टूडेंट का जवाब देने लगा। वो कब से प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा हुआ था जबकि सवाल यही पूछना चाहता था कि इसकी स्टूडेंट काफ़ी दिनों से नहीं आ रही। उसे शिफा के घर का एड्रेस चाहिए, जो उसने थोड़ा घुमा फिरा कर रजिस्टर से देखते हुए नोट कर लिया था। प्रिंसिपल से सलाम लेते हुए वो कॉलेज गेट से निकला था और क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी सड़क पर ज़्यादातर स्टूडेंट अपने रिलेटिव के साथ गाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। वो सड़क क्रॉस करता हुआ पार्किंग एरिया में आकर गाड़ी को चाबी से खोलकर अंदर बैठ गया। वो सीधा शिफा के घर जाने का इरादा रखता था। वो खाना पैक करवाकर घर के लिए जल्दी से निकला था। आज काफ़ी लेट हो गया था। उसे अपने कुछ सरकारी कागजात को इशू करवाना था जो कि बहुत ज़रूरी थे। लाहौर पोस्टिंग की वजह से ये कब से रुके हुए थे। ऊपर से सड़क ऑर्डर थे कि ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि अपने कागजात दुरुस्त करवाएं। तो आज जब वो गुस्से से निकला तो वो यही काम करने आया था। वैसे तो उसने अपने काम से ज़बरदस्ती छुट्टी लेकर रखी थी। एसीपी शामिर अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था। काम के हवाले से उसके अपार्टमेंट को कभी उसके उसके डिपार्टमेंट को कभी उसे कोई शिकायत नहीं थी। इस बार ज़बरदस्ती छुट्टियां लेने पर भी उसे कोई ज़्यादा सख्ती का सामना नहीं करना पड़ा। वो खाना खाने के खा कर लिफ्ट में खड़ा सोच रहा था कि आज वो काफ़ी लेट हो गया। मेरा और उस लड़की को बहुत भूख लगी होगी। ना चाहते हुए वो लड़की भी उसके दिमाग में आ गई थी। हमेशा की तरह चाबी से दरवाज़ा खोलता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ था। खाना तो डिशेज में डालकर रख दिया। अनाबी लबों से मुस्कुराता हुआ अपने रूम की जानिब आ रहा था, जो अपनी चोर बीवी से मिलने के लिए। रूम का दरवाज़ा खोला, मैडम रूम में नहीं थी। वॉशरूम से गिरते हुए पानी से समझ चुका था कि मोहतरमा अपने आप को नहाने में मसरूफ थी। शावर की आवाज़ आ रही थी। वो जिस काम के लिए रूम में आया था उसे करके वापस किचन का रुख लेते हुए बाहर चला गया। वहाँ से खाने की डिश उठाई और शिफा के रूम का लॉक खोलकर अंदर गया। बिना कुछ बोले खाना साइड टेबल पर रखते हुए एक नज़र उसकी जानिब देखा, जो पहले जैसी डरी भी नहीं लग रही थी। बेड पर नाजरीन नज़रें झुकाए बैठी थी। उसने भी एक नज़र शामिर की जानिब देखा था।
شامر بنا کچھ کہے دروازہ واپس لوک کر کے اپنے روم میں آ گیا۔ وہ واش روم سے شاید ابھی ہی نکل کر باہر آئی تھی اور ٹاول سے اپنے گیلے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ شامر پر نظر پڑتے ہی مسکرائی تھی۔ آپ کب آئے؟ ٹاول کو صوفے پر جھک کر رکھتے ہوئے شامر کی جانب آنے لگی تھی، اس سے پہلے کہ شامر اس تک پہنچ چکا تھا۔ جان منع کیا ہے نا، پاؤں پر زیادہ وزن مت ڈالا کرو، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہے۔ اس کے پاس آ کر باہوں کے دائرے میں بھرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر بول رہا تھا۔ میر بہت دن ہو گئے تھے، پاؤں کی وجہ سے میں نہائی نہیں تھی، میر کے سینے سے لگی بہت لاڈ سے بول رہی تھی اور اپنی ہمدردیاں دکھا دکھا رہی تھی۔ میں نے کسی سے ہمدردیاں دکھائی ہیں؟ پیچھے ہوتے ہوئے حیرانگی سے بولی، اس سے جس کے لیے اپنی شوہر کی پاکٹ سے بڑی چالاکی کے ساتھ تم نے چابی نکالی تھی۔ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب آپ جانتے تھے؟ جب میں نے آپ کی پاکٹ سے چابی نکالی، اس کا جانب دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا لگتا ہے کہ میں اتنا بدھو پولیس والا ہوں کہ تم میری پاکٹ سے آرام کے ساتھ چابی نکال لو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ آئی بروز کہتے ہوئے اسے شرمندہ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تم نے اسے اپنے کپڑے کیوں دیے؟ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے اسے واپس اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا امیر کتنا فاسٹ ہیں؟ آپ نے اس کے کپڑے بھی دیکھ لیے؟ مگر کیسے؟ چابی تو میرے پاس تھی، اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ میر کی جان، تم اپنے پولیس والے شوہر کو چکمہ دے کر چابی نکال سکتی ہو تو میں روم سے چابی کیوں نہیں لے جا سکتا؟ وہ بھی جب میڈم خود کو گھس کر صاف کر رہی تھی۔ میرا کا نہا کر نکھرا روپ میر کو بہکا رہا تھا۔ میرا کے گیلے بالوں کی خوشبو میر کو ہمیشہ کی طرح میر کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ میر سوری، میں نے آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا، بس میں نے اس لڑکی کو کپڑے دیے، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور بس میں نے اس کو کھانا کھانے کو بولا تھا، اسے بتایا کہ میرا میر کتنا اچھا انسان ہے، وہ کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ میر کے مضبوط سینے میں سر چھپائے ایک ہی سانس میں ساری بات بتا گی۔ وہ اپنے میر کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، کتنی مشکل سے تو وہ واپس پہلے والا میر بننے جا رہا تھا جو اپنی میرا کو دیکھ کر بہک سا جاتا تھا، جیسے وہ اس وقت سر جھکائے اس کے بالوں میں منہ چھپائے بالوں کی خوشبو سونگھتے ہوئے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ اس کی کمر پر میر کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس کر کے میرا کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور اب وہ لب مسکرائے تھے۔ میر جب بھی اسے اس طرح کے بھیگے روپ میں دیکھتا تو ہمیشہ اس کی کمر کو کچھ اسی طرح کی سزا ملتی تھی جو آج بہت دنوں کے بعد میر سے دے رہا تھا۔ میر، آپ نے مجھے معاف کر دیا، فی الحال تم مجھے معاف کر دو اور جلدی سے کھانا کھا لو۔ جانتی ہو تمہارا یہ والا روپ دیکھ کر میر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب تم ایسا حلیہ لے کر مجھے جان بوجھ کر پاگل کر رہی ہو۔ کھانا کھاؤ، اس کے بعد آج تمہارے پیار کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ بہت بے چین ہو تمہارے وجود کی رعنائیوں کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے۔ میر کی آواز میں خماری واضح ہونے لگی تھی۔ میرا کو میر کا بہکنا بہت سکون دے رہا تھا۔ وہ کتنے دنوں بعد میرا کو یوں پاس کیے بہک رہا تھا۔ مگر میر، میرے پاؤں میں ابھی بہت درد ہے، وہ اپنے میر کو تنگ کرنے کے لیے بول رہی تھی جو بڑی مشکل سے اپنے منہ زور جذباتوں کے سمندر کو روک کر کچن سے کھانا لینے جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میرے دل میں بھی بہت درد ہو رہا ہے جس نے اتنے دنوں سے اپنی جان کو قریب سے محسوس نہیں کیا۔ وہ بنا پلٹے بول کر چلا گیا۔ میرا لبوں میں مسکرا رہی تھی میر کی بے قراریاں دیکھ کر۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔